हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम जेके सेट पॉलिटिकल साइंस 1 अक्टूबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो संडे को एग्जाम हुआ था 2023 उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो अभी जेके सेट का जो न्यू एग्जाम है वो 11 मई को है। ठीक है, आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करें और जो पीवाईक्यू में उसको सॉल्व कराता रहूँगा और आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपका टाइम डिले ना हो इसलिए हम आज आज से क्या करेंगे, जो भी आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व कराने की और आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी से है, कंजर्वेटिज्म के जो टॉपिक है उससे है। उसमें ये पूछा गया है, आप इसमें देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, मतलब इसमें बताना है कि जो कंजर्वेटिज्म के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इनका मैं 15 सेकेंड टाइम देता हूँ, आप इनको देखें और उसके बाद आंसर दें, फिर उसके बाद हम इसका ऑप्शन वगैरह देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ट्रेडिशनल है, दूसरा जो है पैग्रामेटिज्म है और तीसरा जो है ह्यूमन परफेक्शन है और चौथा जो है ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो है ऑप्शन वन में है ऑप्शन वन सेकंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन में है थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें थर्ड फोर्थ फर्स्ट, और उसके बाद डी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। आप इसमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे हम अगर देखा जाए तो पता ही लग जाएगा, ट्रेडिशनल तो वो है ही है, उसके बाद जो है पैग्रामेटिज्म ये भी है, ह्यूमन परफेक्शन जो है वो मुझे लगता है नहीं है। चलो हम इसका आंसर अब देखते हैं, जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसका कंसेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्यों क्या था, और उसकी ट्रिक्स लगाना अच्छे से रख लें कि ट्रिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। पॉलिटिकल थ्योरीज में आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, जो आंसर सही है जो ट्रेडिशनल है वो मैंने आपको बोल दिया। कंजर्वेटिज्म हो गया ना कि किसी कल्चर के बारे में बात करना, किसी के बारे में, तो उसमें ये था कंजर्वेटिज्म में। ट्रेडिशनल में ये है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी जो है ट्रेडिशन और कस्टम की वैल्यू करता है। ठीक है, पैग्रामेटिज्म हो गया रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, आइडियलिज्म से दूर रखता है, मतलब जो भी रियलिस्टिक चीज़ें होती है उसके ऊपर काम करना होता है, उसके ऊपर बात करना। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था वो था कौन सा, ऑर्गेनिकिज्म। इसमें ये था कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिक होल मानती है, जैसे बॉडी का एक पार्ट कनेक्टेड है वैसे सोसाइटी भी है। मतलब ये कह रहा है कि सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक मानता है जिसमें बॉडी को एक पार्ट की तरह रखा जाता है, उसको कनेक्ट किया जाए, वैसे ही सोसाइटी को रखा जाता है। जैसे हम बॉडी का एक पार्ट को अच्छे से कनेक्ट कर रखते हैं, सेव कर रखते हैं, ऐसे हम सोसाइटी को भी रखते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है इनके थ्री ऑप्शन में आप इन कंजर्वेटिज्म के आप देख सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म में क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद जो हमारा जो गलत है उसका ऑप्शन देख सकते हैं गलत क्यों है। ठीक है, गलत इसलिए है कि जो ह्यूमन परफेक्शन है ये लिबरलिज्म या यूटिलिज्म सोशलिज्म का आइडिया है। इंसान परफेक्ट है, इंसान परफेक्ट बन सकता है एजुकेशन रिफॉर्म्स के जरिए, कंजर्वेटिज्म से एक से आइडिया से रिजेक्ट किया। मतलब ये कह रहा है जो ह्यूमन परफेक्शन है वो लिबरलिज्म के ऊपर से मतलब नहीं है, ये जो कंजर्वेटिज्म के लिए ऊपर नहीं है, ऊपर कंजर्वेटिज्म को ये रिजेक्ट करता है। ठीक है, इसकी आप ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट्स बनाई है टीओपी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं अपने हिसाब से भी। इसको जो है ना कंजर्वेटिज्म को आप अच्छे से एक बार इसका देख लेना, इसके क्या बोलते हैं, मे भी जो मे का एग्जाम आएगा उसमें ये पूछ सकते हैं कौन सा इसमें से नहीं है, मतलब कौन सा कंजर्वेटिज्म इसमें से नहीं है, या फिर कंजर्वेटिज्म की जो बुक्स हैं उसमें देख सकते हैं, या इनका जो थिंकर्स है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन परफेक्शन को आप मतलब ये समझ सकते हैं, ह्यूमन परफेक्शन से हमेशा बचना। ये कंजर्वेटिज्म लोग यूटोपियन आइडियलिज्म को पसंद नहीं करते, मतलब ये बोल रहे हैं कि यूटोपियन आइडिया जो है वो उनको पसंद नहीं करते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें से आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद हम इसका आंसर करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। इसमें जो ऑप्शन वन है उसमें ये है कि ए मैकेनिज्म ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द इनकोर्समेंट
ऑफ गवर्नमेंट, और थर्ड ऑप्शन जो था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स बाय गवर्नमेंट सिलेक्ट करेक्ट कोड्स आर गिवन। अब इसमें कोड्स दिए हैं, आप इसको आप देख सकते हैं। और ऑप्शन 1 में है 1 2 3, ऑप्शन 2 में है 2 3 4, और ऑप्शन 3 में है 3 4 1, और ऑप्शन डी में है 4 2 1। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक बताने। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलो, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। अब ऑप्शन ए है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन जो ए है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो अब हमारा ये था ना, हमें क्वेश्चन पता चल गया कि ऑप्शन इसका ए सही है। अब हमें ये जानना है कि ऑप्शन जो सही है वो क्यों सही हुआ, और जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। ठीक है, जो ऑप्शन सही है ऑप्शन 1 है, उसमें बोला गया ना कि लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन। क्वेश्चन क्या था कि ए मैकेनिज्म पीपल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर, इसमें ये क्या बोला गया था, इसमें जो ऑप्शन 1 था ये पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन। ठीक है, और जो ऑप्शन सेकंड है प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अर्बिट्री गवर्नमेंट, लॉ का आइडिया था। ठीक है, अर्बिट्री आइडिया किसका था, लॉ का था। और कंसिस्टेंट गवर्नमेंट जो था बेसिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये आप चीज देख लेना। और गलत क्या था, गलत ये था कि प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट या वेलफेयर डेमोक्रेसी इज फीचर, जहां गवर्नमेंट सिटीजन का सोशल एजुकेशन के साथ जिम्मेदारी होती है। मतलब ये बोल रहा था कि जो ऑप्शन 4 था वो प्रोटेक्टिव गवर्नमेंट या वेलफेयर की डेमोक्रेसी का फीचर था, जहां गवर्नमेंट सिटीजन को सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन और हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती थी। ठीक है, अब जो इसकी जो ट्रिक्स है वो आप ये याद रख सकते हैं, जो प्रोटेक्टिव है वो लॉक और कॉन्सिस्ट है। जो लॉक्स है उसमें ये प्रोटेक्टिव गवर्नमेंट की बात की है, और उसके बाद कॉन्सिस्ट गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट लिमिटेड पार्टिसिपेशन ओनली वोट, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं। मतलब आप लॉक का ये याद रख सकते हैं। लॉक ने बोला था क्या, लॉक ने ये बोला था कि नहीं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल्स, ये शायद जेसमिल ने बोला था, मुझे भूल गया है थोड़ा, तो आप देख लेना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद जेसमिन ने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल। लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी वगैरह, प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये था कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्यूचर ऑफ फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम्स ऑफ इलेक्शन। इसमें आप देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, गाड़ी वगैरह चल रही है तो उसकी शोर शराबे से मुझे थोड़ा सा हो रहा है, तो आप इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल थ्योरीज के, मतलब उसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर पॉलिटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम इलेक्शन के ऊपर। ठीक है, रिजीम वगैरह का जो था ना उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये देखें कि पहला जो ऑप्शन है जी, कंट्री डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन, वोटर सेलेक्ट अ सिंगल कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेन 50% ऑफ ऑल वोटर कास्ट, और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन था वो डी वेस्ट ऑफ मैनी वोट्स, दिस सिस्टम वेस्ट मैनी वोट्स। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन पर है, और उसके बाद हम चलते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। इसमें ये बोला गया ना विनिंग जो कैंडिडेट है मस्ट गेन 50 ऑफ ऑल कैंडिडेट। आप इसका हम देख सकते हैं कि इसका एफटीपी का जो मतलब है, और उसके बाद ये सी एन से एफटीपी मीन्स क्या होता है, इस सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वोटर एक कैंडिडेट को वोट देता है। ठीक है, एफटीपी में जो वोटर होता है वो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है और एक मतलब वोट देता है। जो सबसे ज्यादा वोट लेता है वो जीता है, चाहे वो 50 से कम ले। ये मतलब इससे हो गया ना कि ये इसमें ये बोला गया है एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज्यादा वोट मेजोरिटी जिसकी होगी वही जीतेगा, चाहे उसकी मेजोरिटी में वो 50% वोट लेगा नहीं, लेकिन वो दूसरे से जो सेकंड ओपोजिशन है उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और गलत क्या था, गलत ये था कि 50% वोट कंडीशन प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव या रन ऑफ सिस्टम में होता है एफटीपी में। ठीक है,
इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इसमें लिखा हुआ है नॉट, ये नॉट को आप देखना कि नॉट इसमें लिखा हुआ कि कौन सी चीज इसमें नहीं है। तो हमने क्या करना था कि आप बताना था कि इसमें आंसर ये था ना कि विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेन 50% वोट। ठीक है, तो इसकी आप ट्रिक्स ये याद रख सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फास्ट विन नॉट फेयर विन। मतलब इसमें ये बोल सकते थे ये, मतलब फर्स्ट पास्ट पोस्ट में ये फास्ट विन होगी लेकिन फेयर नहीं होगी। उसमें सेकंड में ये था फास्टेस्ट रनर विन चांस चाहिए 50% मिले या ना मिले। उसमें ये चाह रहे थे ना कि जो भी मिल रहा है जल्दी मिले, जल्दी हो जाए, 50% हो या ना हो, मतलब उनमें ये था, इसमें मेजोरिटी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद स्लीपरी डॉग, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये इसका आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी है, आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, और ये जेके सेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि ये 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो आप इसको हल्के में नहीं लें कि जेके सेट का जो पेपर है वो इजी होगा होगा या नहीं फैक्चुअल होगा। वो डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का आता है, लेकिन ये है कि इसमें जो होते हैं वो टॉपिक जो होते हैं वो मतलब आते हैं अच्छे से, मतलब बुक से पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। स्लीपी डॉग का आप ये बता सकते हैं, स्लीपी डॉग्स पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। स्लीपी डॉग्स थ्योरी एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर, और उसके बाद दिस थ्योरीज वाज प्रोपोनेटेड बाय डेविड एस्टन। मतलब ये बोल रहा है कि डेविड एस्टन ने बोला, ये तो आपको पता है डेविड एस्टन ने कौन सी बोली है, सिस्टम अप्रोच बोली है ना, सिस्टम बिहेवियर सिस्टम, जिसमें आ गया इनपुट आउटपुट इन्वायरमेंट फीडबैक वगैरह चीज आ गई। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो है नहीं है इसका, तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया ना, स्लीपी डॉग में थ्योरी में एसोसिएटेड है कंसेप्ट डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में, इस चीज में के बारे में बोला बोला गया था। मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने जो भी टॉपिक कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहा हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जेके सेट का जब एग्जाम आएगा ना, यही टॉपिक हमको दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन अलग पैटर्न का होगा लेकिन होगा यही। तो उसमें स्लीपी डॉग मतलब क्या था इसमें, मतलब क्या कहा जाता है स्लीपी डॉग में, ये होता है ना थ्योरी का क्या मतलब है, लोग एक्टिव नहीं होते पॉलिटिक्स में ज़्यादा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं ना किया जाए। मतलब ये बोल रहे थे जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा डिस्टर्ब मतलब इन्वॉल्व नहीं होते, उन लोगों को आप डिस्टर्ब ना करें, उन लोगों को आप परेशान ना करें, उन लोगों को आप बोलो नहीं। ये जो थ्योरी थी ना डेमोक्रेटिक कल्चर और बिहेवियर से रिलेटेड थी, और डेविड स्टन पर जो थी, मतलब वो थी सिस्टम अप्रोच थ्योरी थी ना, मैंने आपको पहले बोलते सिस्टम थ्योरी, जिसमें इनपुट आउटपुट आ गया, और उसके बाद ये था, और इसमें ये चीज़ नहीं उसके बाद हम अगर बात करें कि जो स्लिपरी स्लोप जो थी वो मतलब किसने दी थी तो वो सतूरी जो था वो उसने दी थी, गोविना सतूरी ऐसा नाम है। तो आप ये देखने, मैंने इसको हाईलाइट किया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपको आप समझ आ गए हो। मतलब स्लीपली डॉग था, उसका मतलब यही था ना कि जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप उनको नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम पे देखें ना, हर बंदा जो होगा वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, उसको नॉलेज होगा नहीं होगा लेकिन फिर भी वो चला जाता है, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो उस टाइम पे जो सतूरी जो थे, सटोरी की कुछ ऐसा नाम है, आप इसकी देख सकना, प्रोनाउंसिएशन मेरी से गलत हो सकती है, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया था कि उन्होंने उस टाइम पे बोला गया था कि ये जो लोग जो हैं जिनको पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करें। तो डेविड ईस्टन का जो सेकंड ऑप्शन था वो गलत था, उसमें डेविड ईस्टन जो है सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, हम सिस्टम थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे। आप ये स्लीपी डॉग जो थ्योरी है इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप अगर इसकी ट्रिक्स देख सकते हैं, ट्रिक्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर भी आप इसकी देख सकते हैं। स्लीपी डॉग्स है जो क्या होते हैं, पीपल डू नॉट बार, जो पीपल जो पार्टिसिपेट नहीं करते आप उनको मतलब ज़्यादा तंग नहीं करें। और उसके बाद सिस्टम थ्योरी जो थी वो किसने बोली थी, डेविड स्टोन ने बोली थी। और जो हम अगर बात करें डेविड स्टोन और उसके बाद स्लीपी स्लोप, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, ट्रिक्स आपको समझ आ गई है। हमने अभी पाँच चार क्वेश्चन कर दिए, अब हम पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग्स ऑफ स्टेटमेंट द नोशन ऑफ वेयर ऑफ democracy linked democratization after 1975
टू अर्लियर वेव। ये वेव था डेमोक्रेटलाइजेशन, ये जो था कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में है वेव ऑफ। इसमें आप देख सकते हैं जो 4 वेव्स आई थी, उसमें फर्स्ट वेव में था जो अकॉर्डिंग द वेव ऑफ डेमोक्रेटलाइजेशन, इसमें 1828 1926 ये बोला गया है। और जो सेकंड वेव पीरियड थी अकॉर्डिंग टू वेव डेमोक्रेटलाइजेशन 1939 टू 1942। आपको इसमें आंसर बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अब आप मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में या फिर उसके बाद जो भी आप लाइव वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब चाहिए, अगर मैं आज करा रहा हूँ तो अगर ऐसे आपको और चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं होता कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए, या फिर हमें कंसेप्ट नहीं पता। क्योंकि अगर आप उस चीज़ का रिप्लाई दोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ इंटरेस्ट है बच्चों को में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप मुझे इसका बता सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर आपने बता दिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। जैसे जो मैंने अभी रखी हुई है पीपीटी बनाई हुई है पीडीएफ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या चीज़ की मिसिंग हो रही है। क्योंकि मैं फ़ोन से बना रहा हूँ तो मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी स्टार्टिंग से मतलब मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी आ रही है। तो आप लोग सभी सपोर्ट करोगे तभी होगा। आप मुझे फीडबैक दोगे कि इस हिसाब से बनाएं, इस हिसाब से बताएं। उसके बाद जो भी हम बना रहे हैं क्या वॉइस कैसी आ रही है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या थी, मतलब इसमें आप देख सकते हैं सही क्या है। थ्योरी जो थी वो सैमुअल पी हंटन की थी। ये आप इसका नाम, ये इसका क्वेश्चन आएगा, ये आपको यार व्यवहार डेमोक्रेटिक पूछ सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन ऊपर आए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का कोई भी जो होगा डर शर होगा वो खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 10+2 के एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे अभी लेक्चरर का जो पोस्ट का है तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो 80-90% जो सिलेबस होगा वो यूजीसी नेट का एग्जाम का होगा, ठीक है। तो आप इसको ये चीज़ आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वेव थी वो 1828 1926, और दूसरी जो वेव थी 1945 से 1962 थी। ऊपर क्या लिखा हुआ था 1939 टू 1942, ये देखें, ये देखें। पता चला कि क्यों गलत है। और उसके मैंने बोले 1939 1942 जो थी वो उसका सेकंड वेव का था, सेकंड वेव का था, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक। मतलब इन्होंने पूछा कि सेकंड जो थी वो कब थी, 1939 1942 बोला, लेकिन ये अब तो ये भी तो देख सकते हैं ना, तब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, ये क्या बोलते हैं इस टाइम पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 तक। फिर उसके बाद जब ये खत्म हुआ तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो जो मतलब जो थी सेकंड वेव वो हुई थी वो कब हुई थी, 1945 से 1962 में हुई थी, ठीक है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो तब थोड़ी ये वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट करते, ठीक है। ये चीज़ होगी। आप इसकी आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जैसे मैंने इसकी ट्रिक्स बनाई हुई है हाई फाई वेव, ठीक है, हाई फाई वेव। इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वेव थी वो 1828 में आई थी और दूसरी जो थी वो 1945 में आई थी, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए वो मैं शेयर कर दूंगा। और बताना इसमें क्या मतलब कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं इसका। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है, जो यूनिट 8 है उसमें से आया हुआ है। नेशनलिज्म इज अ इन्फ्लेटेड डिसीज, इट मसल्स मैनकाइंड हु अमंग फॉलोइंग सेड दीज लाइन। मतलब ये किस बंदे ने जो चीज़ है लाइंस बोली है, आप इसका बता सकते हैं। तो ये साइंस के रिलेटेड है तो आप इसका ऑप्शन जो है वो आप बता सकते हैं। गांधी भी नहीं हो सकता, टैगोर भी नहीं हो सकता, और उसके बाद जे हर्डर भी नहीं हो सकता, और आइंस्टाइन है, क्योंकि साइंस के रिलेटेड है तो इसी ने बोला होगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन ये लाइन नेशनलिज्म के अगेंस्ट बोली थी। उनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म एक इमेच्योर सोच है, जैसे बचपन में
में इसलिए होता है। वैसे ही एक आइडियोलॉजी भी एक चाइल्डहुड स्टेज के कम्युनिटी का डेवलपमेंट, मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे बचपन में मलेरिया वगैरह हो गया था या फिर उसके बाद कोई और बीमारी हो जाती तो उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता, तो ऐसी जो आइडियोलॉजी थी वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट थी। वो कहते थे, वो उनका कहने का क्या था, वो कहते थे कि नेशनलिज्म लोगों को डिवाइड करती है, देश के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाती है, हेट्रेड बदलता है, ये एक बीमारी जैसे है जो समाज के तोड़ती है इंस्टेंट ऑफ यूनिटी। मतलब उन्होंने ऑलरेडी जैसे देखो ना, साइंटिस्ट हैं तो वो उन्होंने ऐसे बोला था जो नेशनलिज्म है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड करती है, लोगों के साथ में एहतराफ करती है, लोगों को नफरत में करती है। और ये एक ऐसी बीमारी जैसी है जो दिन ब दिन जो होगी वो ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट और पीस लवर थे। उनका मानना था कि इंसानियत को नेशनल बाउंड्री के ऊपर उठना चाहिए, एक ग्लोबल कम्युनिटी बनानी चाहिए जो साइंस, लॉजिक और कोऑपरेशन के पे चले। देखो हर थिंकर्स ने अपने हिसाब से बोला, वो ये नहीं सोचा कि उसको हम क्या दे रहे हैं, वो उसने उस टाइम अपने बारे में सोचा कि हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसे ही हर थिंकर्स ने इस बेस पे बोला है। और बाकी जो थिंकर्स थे हम उसका देख सकते हैं, आपको आइंस्टाइन का पता चल गया, वो ऑलरेडी साइंस के रिलेटेड थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को मतलब प्रियोटाइज करना स्टार्ट किया, प्योरिटी वगैरह देना स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद जो हेडर थे एचसी, उसने बोला था कल्चर नेशनलिज्म को सपोर्ट किया था, दिस कोटेशन उनके कोई लेना देना, मतलब ये सब वो कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने बोला था, तो इसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो भी उनका इसका कोटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो वो मॉरल और मतलब फाउंडर माना जाता है। कोशिश की थी लेकिन उन्होंने ये लाइन नहीं बोली, मतलब ये हम बोल सकते हैं ना आइंस्टाइन ने बोली थी, तो फिर और बाकी थिंकर्स नहीं हो सकते। ठीक है। अगर आइंस्टाइन की बात करें, वो उसने क्या बोला था, साइंस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और वर्ल्ड में यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, आप इसको देख सकते हैं, इसमें बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर के एक्ट के रिलेटेड है, जैसे वो था ना क्या बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, जैसे 370 खत्म होने के बाद ये आया था। और जेके सेट में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जेके सेट में जेएंड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी इस बार ये असेंबली के बारे में पूछ लें या फिर पंचायत इलेक्शन के बारे में पूछ लें, उनकी सीट्स वगैरह पूछ लें, वुमेन्स के बारे में पूछ लें। तो ये क्वेश्चन है, ये जेके एसएसबी हो गया, जेएंड के मतलब ये जेके प्लस पीएससी हो गया, जेके सेट हो, ये क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जो लोकसभा का बिल हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में पास हुआ। हाँ जी, पास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट टॉप क्या है कि पासिंग द बिल फ्रॉम इनिशिएटिव ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आफ्टर द प्रेसिडेंट द एक्ट जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है, मतलब इसमें ये क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या था आप देख लेना। विच कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजी, मतलब हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको लिखना है और उसको बताने की कौन सा सही है। पहला जो था ऑप्शन बी है, इसमें सबसे पहले कि इन्होंने कहाँ बिल पास किया था, लोग राज्यसभा में पास किया था। ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा में आया था। तो हमें ये बता सकते हैं जो बिल में था कि इसमें जो था बी फर्स्ट सेकंड, इसमें ये बोला गया था कि जो बिल जो था इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका ऑप्शन आपको मैंने बोल दिया है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड था। ठीक है, ये वाला। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला। एक्सप्लेनेशन में बोला गया था कि जो ऑप्शन सेकंड है उसमें बोला गया था पीसिंग अ बिल इन राज्यसभा 5 अगस्त 2019। ये मैंने आपको पहले बोल दिया था कि सबसे पहले जो बिल पास हुआ था वो 2019 5 अगस्त में ये मतलब बिल पास हुआ था। और आपको याद भी होगा कि इस टाइम पे के बाद जम्मू कश्मीर में जो था वो नेट वगैरह बंद हो गया था, फिर उसके बाद 8-9 महीने के बाद मतलब स्टार्ट हुआ था कॉलिंग्स वगैरह ये वो। तो इसमें ये बोला गया था द बिल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पास इन राज्यसभा ऊपर होस ऑन 5 अगस्त 2019। और दूसरा ये था कि द इंशियंट सब्जेक्ट पार्लियामेंट प्रोसेस। पहला ही आपको पता चल गया है कि जो 5 अगस्त को ये जो था बिल पास हुआ था राज्यसभा में, और 6 अगस्त को जो बिल पास हुआ था वो लोकसभा में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो था थर्ड ऑप्शन था प्रेसिडेंट ने अकॉर्ड किया था, वो 9 को किया था। और उसके बाद 9 के बाद इन्होंने शायद 10 को इन्होंने पहली रिटर्न मतलब दर्ज की थी, किसके रिलेटेड, ये
कि ये जो था अनऑफिशियल वगैरह तोड़ा गया था, ये वो उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि हम इसको आप ये याद कर सकते हैं कि 5 अगस्त को राज्यसभा में हुआ था और 6 को हुआ था लोकसभा में, और 9 को प्रेसिडेंट का अकॉर्ड में साइन कर दिया था उन्होंने, फिर ये अमेंडमेंट बन गया था। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले राज्यसभा, लोकसभा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट तो लास्ट ही आएगा ना। तो कभी पहले ये होता था ना कि लोकसभा में जाता था, राज्यसभा में कभी, अब इस बार जो हुआ था वो राज्यसभा में गया था। तो हमें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेट की जो हौसा पीपल में, उसमें कोई स्टेट के पास कितनी स्टेट मतलब सीट्स हैं। जैसे इन्होंने बोला है गुजरात के पास 26, बिहार के पास 40, तमिलनाडु के पास 39 और वेस्ट बंगाल के पास 43। इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं ना, नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं नॉट होता है, ये उसके बाद क्या बोलते हैं नो होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड होते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं यार हो गया, हमें क्वेश्चन पता चल गया, हम भी लिख देते हैं। इसमें ये पूछा गया जो चीज़ नहीं है, तो हम उसका आंसर देखेंगे कि क्या है। इस वेस्ट बंगाल में 43 दिया, 43 कहाँ से आ गया इसमें, ये 4 ही आएगा ना। तो जो करेक्ट आंसर था वो वेस्ट बंगाल था, जिसमें बोला था कि ये मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, हौसा पीपल में लोकसभा आप ये समझ सकते हैं। इसमें हौसा पीपल में आप सीट्स वगैरह देख सकते हैं, डिलिमिटेशन एक्ट्स में या जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आप उसमें देख सकते हैं। जैसे गुजरात में 26 बोला था वो बिल्कुल सही था, बिहार में 40 था वो भी बिल्कुल सही था, और 39 था किसमें, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में 4। ठीक है, इधर 42 है ना शायद, क्या लिखा हुआ है, हाँ 43 लिखा ना यहाँ पे, आ, लिखा हुआ है 42 है, 43 नहीं है। ठीक है, इसमें नॉट पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसमें जो आंसर था वो कौन सा है, ऑप्शन डी, फोर्थ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अ मैनिफेस्ट ऑफ एम्स एस्पिरेशन बाय जवाहरलाल नेहरू। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसमें मिस्टेक नहीं करना। इसमें जो जो ऑप्शन वन है वो प्रिम्बल था, दूसरा फंडामेंटल राइट है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आप इसको देख लें कि जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आप आंसर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 9 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था ये आप देख लेना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपको ये बोल रहा हूँ, ये चीज आप मेन देख लें, मेन देख लेना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपका एक जो नजर है ना वो कभी गलत हो सकते, उसको एक बार अच्छे से उसको पढ़ना, फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। दो ऑप्शन है वो कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसकी आप हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। इसमें ये देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने रेफर किया था फोर्थ जो पार्ट था आर्टिकल का 36 से 51 में, उसमें ये जो चीज उन्होंने बात की थी, मैनिफेस्टो ऑफ एम ऑफ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। इसमें पूछा गया है वाई, क्यों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइन फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड केप्ट minds while framing law and policy. They aims to establish social economic democracy covering like equal pay, equal works, equal legal aids, right to works and education, uniform civil codes, welfare of people's extra, और उसके बाद जो उसके बाद बोला गया नेहरू ने, व्हाट नेहरू मीन, नेहरू का मतलब क्या था, कि नेहरू जो थे वो प्रिंसिपल विजन फॉर द फ्यूचर थे। इसमें ये बोला गया था कि जो एस्टेंट बिल्डिंग से जस्ट इक्वलिटिव सोसाइटी, और उसमें ये बोला गया था मैनिफेस्टो जो थे वो ब्लूप्रिंट था वेलफेयर का। आप इन चीज पेपरों को मतलब क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं करें, अच्छे से करें तो हो जाएगा। हम अब जो है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो होगा। ठीक है, ऐसे हम अगर करेंगे कि नहीं हो जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। तो जैसे यूएन चार्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी मतलब डेवलपमेंट हो गई, कितनी चीज़ें आ गई हैं, कोई जैसे 30 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद 30 आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें आई हैं तो हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है,
अगर आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर पीवाईक्यू की आपकी वीडियोस चाहिए तो मुझे वो बता सकते हैं। जैसे जेके सेट का हमने स्टार्ट किया, अगर आप सब ने मुझे कमेंट किया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना, अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं। अगर आप मतलब मुझे बताओगे मुझे पता चलेगा, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं आएगा ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसमें ये था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के ऊपर बात हो रही है। तो यूएन चार्टर आप इसके जो 30 आर्टिकल्स हैं वो आप देख सकते हैं। 30 आर्टिकल या 30 सेक्शन जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं द यूएन चार्टर कंटेन्स रेफरेंस ऑफ राइट ऑफ स्टेट्स, द यूएन चार्टर कंटेन्स रेफरिंग राइट ऑफ पीपल, ठीक है। यूएन चार्टर के बारे में बोल रहा है कि यूएन चार्टर जो था वो रेफरेंस के राइट ऑफ स्टेट का था या यूएन चार्टर रेफरेंस राइट ऑफ पीपल था। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन था वो दोनों जो थे वो सही है, ऑप्शन 1 भी ऑप्शन 2 भी। और इसमें हम देख सकते हैं क्यों बोल रहे थे। जो यूनाइटेड नेशन था वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल दिया था, 1945 में जो था इसका फाउंडेशन हुई थी। और इसका यही था कि जो भी वार्स वगैरह हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने सोचा था कि हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिससे हमें ये चीज़ को भी रोक टोक कर रखें, रोकथाम कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद यूएन चार्टर जो कंटेंट रेफरेंस कर रहा था राइट ऑफ स्टेट में कर रहा था, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो इसने बोला गया था चार्टर टेक्नोलॉजी जो आर्टिकल 2 है 1 से, उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, जो भी स्टेट डिटरमाइन कर रही है टेरिटरी इंटीग्रिटी हो रही है, तो उसको मेंटेन कैसे करना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को कैसे मेंटेन करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्वलिटी वगैरह हो रही है, सवरेंटी को इंडिपेंडेंट, जो भी सवरेंटी इंडिपेंडेंस इक्वलिटी को कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में मेंटेन करना है, कैसे इस चीज़ को मतलब लाना है। जो थर्ड ऑप्शन मतलब सेकंड था ना, यूएन चार्टर कंटेन्स विद राइट ऑफ पीपल, उसमें आप ये देख सकते हैं कि यूएन चार्टर जो था वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है डिग्निटी अवार्ड्स में था। उसमें प्रेम्बर फर्स्ट में था, मतलब आर्टिकल में जो पहला था वो कौन सा आर्टिकल सेकंड में था और फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट में था। ये आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। जो 11th क्वेश्चन है आप उसमें देख सकते हैं विच कमीशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट बीन सेट अब बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, आप इनमें देख सकते हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन था वो आप आईआर का समझ सकते हैं, ये जो था वो कौन सा है, इंडियन पॉलिटी का। इसमें यूजीसी का है। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा गया, आप ये चीज देख लेना कि नॉट पूछा हो, नॉट। मैं बार बार इस चीज को मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यही जो चीजें होती है जो हमें पता नहीं चलता तो हो जाता है। इसमें पूछा गया यूजीसी है, यूजीसी ऑयल्स एंड नेचुरल कमीशन, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, फिर उसका सेंटर बोर्ड। यूजीसी था वो जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, लेट्स ब्रेक्स, ऑप्शन जो है डी इसमें बोला गया है, ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड वेलफेयर। यूजीसी था वो 1956 में हुआ था। उसमें आप ये देख सकते हैं ये एक्ट मतलब पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था। उसके बाद जो ऑयल का हुआ था वो 1959 में, उसमें भी ये चीज़ हुई थी। उसके बाद फ्लड का जो हुआ था वो आप देख सकते हैं कब हुआ था, सेट अप नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बट इट हैज़ लीगल। आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ वाला था वो सोशल जो वेलफेयर बोर्ड हुआ था ना, CSWB, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये एग्जाम हुआ था ना एक बार, जैसे एपी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बट उसमें पूछा गया था कौन सा नहीं हुआ था, उसमें दो तीन और दिए थे, उसको हमने लिखना था कि मैच करना था कि कौन कौन से हुए थे कौन कौन से नहीं हुए थे, उस हिसाब से मैच करना था, ठीक है। कंक्लूजन आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट करने लगूंगा, आप इसको अच्छे से जब पीडीएफ दूंगा तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मतलब क्वेश्चन है उस हिसाब से पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसमें बता सकते हैं। अब इसका आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोहम्मद सलाहुद्दीन। उसके बाद जो लास्ट का डी ऑप्शन है वही है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, किसने फ्रेम किया था, 29 अगस्त को 1947 में। ये जो था ये इसमें आप देख सकते हैं। जो मेन 7 जो कमेटी के मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं, ये आप देख लेना। ये मेन होते हैं, बाकी आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ है। बाकी ऑप्शन क्यों वाले थे ये भी आप देख लेना।
आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आप इसमें आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स डाली हुई है, ये आप देख लेना। जो 13 क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोनियलिज्म का मतलब जो भी कॉलोनियलिज्म के में जो भी था, फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है आप उसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज न्यू अप्रोच इन इंटरनेशनल अप्रोच, इट प्रोवाइड्स अ बॉटम्स अप रेदर ट्रांसलेट डाउन ट्रांसलेट डाउन। ये इनकी जो ऑफिशियल है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला है, वही लैंग्वेज है, मैंने वही लिखा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अप्रोच भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें आप ये देख सकते हैं इट यूज फ्रिक्शन। और उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोनिकल्स एंड पोस्ट सिचुएशन, आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो था वो सही था। आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, जो फर्स्ट था वो क्या था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज न्यूज अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल अप्रोच। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल एक क्रिटिकल थ्योरी था जो इंटरनेशनल रिलेशन को कॉलोनिकल इंपेरिकल हिस्ट्री के बारे में बोल रहा था, आप ये इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो क्या है, स्टेटमेंट के ऊपर है, आप वो देख सकते हैं इसका ऑप्शन। थोड़ा बस मिस प्रिंट हो गया है। ये 15 क्वेश्चन आप देखें, पहले को छोड़े। इसमें ये बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बुक रिटन बाय माओ, माओ की जो बुक थी वो कौन सी नहीं है। माओ की बुक्स ये भी है ना, कौन कंट्राडिक्शन भी है, प्रैक्टिस भी है, उसके बाद डेमोक्रेट न्यू डेमोक्रेसी भी है, और डेमोक्रेटिक रिलाइज नहीं है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेट ऑन कंट्राडिक्शन मैंने बोल दी है, ये इसकी थी, माओ की थी। उसके बाद और ऑन प्रैक्टिस भी थी, डेमोक्रेसी रिलाइज थी, वो किसकी थी, इनकरेक्ट जो थी वो books Mausi. The title is not associated in books. Mausi focused on revolution class struggle traditionals not democracy sense title। ठीक है, इसमें ये बोला गया था ना, डेमोक्रेसी के लिस्ट के बारे में उसने बोला ही नहीं है, वो हमेशा ये बोलता था कि माओ की जो चाइनीज था वो हमेशा ये रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में बात कर रहा था ना। जो न्यू डेमोक्रेसी थी वो उसने ये भी इसने लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। नीचे द फॉलोइंग पार्टी पंचशील के ऊपर है, ये आप देख लेना, ये कब से पूछ रहे हैं, 1945 का जब हुआ था पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बाद में। ये देख सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें, इंटीग्रेशन के बाद इक्वलिटी म्यूचुअल बेनिफिट डिस्क्रिमिनेटरी लेफ्ट पीस एंड कोएक्सिस्टेंस। आप इसका देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 सेकंड एंड फोर्थ। इसमें आप देख सकते हैं पंचशील के, इसमें क्या क्या चीज़ें आप ये देखते हैं, पंचशील में क्या बोला था, तो क्या नहीं 5 पॉइंट बोले थे नहीं, आप देख लेना। मैं अब शॉर्ट करने लगा हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है तो मुझे उधर जाना है काम पे, तो आप ये देख लेना। 19 क्वेश्चन ये जो है वो क्या था, विच मैच द फॉलोइंग्स, इसमें मैच द फॉलोइंग्स दी है, इसमें बोला गया था बुक्स और उनके थिंकर्स के बारे में बोला गया था। तो आप देख सकते हैं, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, पॉलिटिक्स इन इंडिया, नेशनल बिल्डिंग्स इन इंडिया, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र कोथोरी और उसके बाद जेपी नारायण। आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा है इसमें, मैच दी फॉलोइंग में देना था सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें आप एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट थी वो बी आर अम्बेडकर थी, और उसके बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया थी वो रजनी कोठारी था, ये आप देख सकते हैं। बी आर अम्बेडकर जो थी वो किसने लिखी थी, मतलब ये लिंग्विस्टिक के ऊपर बोला है। और उसके बाद नेशनल बिल्डिंग्स इन इंडिया के ऊपर बोला गया था जेपी नारायण। और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी क्लिप्सिस था वो किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। ठीक है, जो लास्ट का 20 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, इसमें ये बोला गया था, ये
इंडियन पॉलिटिकल थॉट में था, विच इंडियन थिंकर्स अमोंग्स वंस ट्रेवल्स विदाउट, मतलब ऐसा थिंकर मतलब बता रहे हैं कि जो म्यांमार में गया था विदाउट मतलब पासपोर्ट की गया था, और उसके बाद जो उसका फर्क मतलब उसको जो भी हुआ था स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल ऑर्डर्स फ्री फॉर वीज़ा एंड पासपोर्ट चेंज, उसके बाद उसको हुआ था, लेकिन वो ऐसा कौन सा थिंकर है जो मतलब फ्री में गया था? तो वो कौन था? राजा राम मोहन राय। नहीं सॉरी, मोहन राम मोहन लाल लोहिया, ठीक है ये। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैंने दे दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मतलब ये जो थे बिना पासपोर्ट के म्यांमार ट्रैवल किया था। और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और उसके बाद आप मुझे नेक्स्ट बताना कि नेक्स्ट मतलब ये जो मैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसको अच्छे से क्या करना है, मतलब PYQ सीरीज स्टार्ट करनी है या नहीं करना। मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई है, हॉस्पिटल में जाना है, तभी मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप ये थोड़ा सा कर लेना। तभी मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अच्छे से होगी, आप मुझे इस पे मतलब बताना कि इस मतलब PYQ में वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए। JK सेट का एक पेपर जो था वो मैं बार दोबारा बोल रहा हूँ, JK सेट का 1 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था, वो उसकी वीडियोस है, मतलब उसके क्वेश्चन पेपर 20 मैंने सॉल्व किए जो फर्स्ट थे। तो आप इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। जो नेक्स्ट पेपर है वो कब है? 11 मई को है JK सेट का। तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, और मुझे बता देना कि कैसे लगा। और रात को जो मतलब क्विज टेस्ट होता है वो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, 8:30 PM पे मतलब डेली टेस्ट होता है पेपर 2 और पेपर 1 का। ठीक है, अभी इंडियन मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्विज चल रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।